Hello, my dear students of 9th standard. Welcome back to my online class of social science once again. Okay, we are into chapter number 17. Chapter number 17 जो कि एक छोटा सा चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है, तो बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही बढ़िया चैप्टर है. ठीक है, वो हम अभी पढ़ रहे हैं. And this is the second lecture, and in this lecture also we are going to finish this chapter hopefully. ठीक है, most probably ये chapter इसी lecture में हमारा खत्म हो जाएगा. तो फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़े थे जो मेन 5 टाइप्स के जो नेचुरल वेजिटेशन या तो फिर मेन 5 टाइप्स के जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था. आज हमें पढ़ना है. ठीक है, जो पढ़ना है उसके पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिखे हैं. वी हैव टू कवर दीज पॉइंट्स इन दिस लेक्चर. फर्स्ट इज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर यूटिलिटी. Okay, and then the next one is environmental importance of forests, and then the next one is forest conservation. The last point is going to be remedies to conserve forest. So obviously हर एक पॉइंट पे हमें हर एक टॉपिक पे हमें फॉरेस्ट ही नजर में आता है. ठीक है, तो in a way we can say that this chapter basically explains us the importance of forest. फिर हाँ, उसमें हमें ये भी सीखना है कि लाइक फॉरेस्ट हमें क्या क्या देता है. हमें वैसे मालूम है लेकिन समटाइम्स वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ इग्नोरिंग सर्टेन थिंग्स. तो वो गलती से भी इग्नोर ना हो जाए हमारे दिमाग से. ठीक है, उस चीज को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है. तो उसकी शुरुआत हो रही है पेज नंबर 134, पेज नंबर 134 से. जहाँ पे शुरुआत है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर यूटिलिटी. हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा आज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर यूटिलिटी. इसका मतलब है कि जंगल में से प्राप्त होने वाली चीजें और उनके उपयोग क्या है वो. सो फॉरेस्ट आर यूजफुल इन मैनकाइंड इन मैनी वेज. ओके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट्स. ओके, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए तो ये पैराग्राफ उसका आंसर है. पेज नंबर 134 उसका फर्स्ट पैराग्राफ. मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, बाद में भी रिमाइंड करूंगा. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एनीवेज. सो यू शुड मेक अ ब्रैकेट ओवर हियर इन दिस पैराग्राफ दैट एक्सप्लेन्स द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट आर यूजफुल इन मैनकाइंड इन मैनी वेज. टिम्बर वुड फ्रॉम टीक एंड साल इज यूज्ड फॉर फर्नीचर मेकिंग. अब कुछ एग्जाम्पल भी हमें देने पड़ते हैं कि किस तरह से यूजफुल है. तो जो टीक और साल जिसका टिम्बर है मजबूत आता है बहुत ही, तो इसलिए उसको फर्नीचर बनाने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है. बोट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड ऑफ सुंदरी ट्रीज ऑफ सुंदरवन. सुंदरवन जो कि बंगाल का एक रीजन है, बहुत ही बड़ा सा डेल्टा रीजन है, घना जंगल है वहां पे. तो वहां पे सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं. सुंदरवन के सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं और शायद वो पेड़ के नाम के ऊपर से ही उसका सुंदरवन ऐसा नाम पड़ा है. तो वो लकड़ी में से, वो वुड में से बोट्स बनाई जाती है. स्पोर्ट गुड्स एंड पैकिंग बॉक्सेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड ऑफ पाइन एंड चीड ट्रीज. ओके, यानी कि जो स्पोर्ट गुड्स, मान लीजिए कि क्रिकेट में बैट है, फिर हॉकी में हॉकी स्टिक है. तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें वुड का इस्तेमाल होता है उसके इंस्ट्रूमेंट्स के लिए. ठीक है, तो वो जो है वो पाइन और चीड के पेड़ से बनता है. टर्पेंटाइन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लिक्विड ऑफ चीड ट्रीज. ये याद रखना आसान है बहुत ही. अगर 3-4 बार अगर आप पढ़ोगे तो, एक बार पढ़ने से याद नहीं रहता है तो उसको बार बार पढ़ना पड़ता है. इट्स वेरी सिंपल थ्योरी. सो चीड के पेड़ में से टर्पेंटाइन मिलता है. ठीक है, जो कि एक लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड है. सैंडलवुड इज यूज्ड टू प्रिपेयर परफ्यूम, ऑयल, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा. सैंडलवुड, चंदन जिसको देसी लैंग्वेज में कहा जाता है, और उसका फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया होता है, इसलिए उसको परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने के लिए, फिर जो इंसेंस स्टिक्स होती है अगरबत्ती, उसको भी बनाने के लिए उसका उपयोग होता है. बास्केट, टॉयज, वुड्स ऑफ होम डेकोरेशन एटसेट्रा आर मेड फ्रॉम बैम्बू ट्रीज. जो बांस का पेड़ होता है
उसका भी लकड़ी बहुत ही ड्यूरेबल, बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, तो उसमें से बास्केट, टॉयज और होम डेकोरेशन की चीजें बनाई जा सकती है। फॉरेस्ट में से फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड लैक, जिसको सीलिंग वैक्स कह सकते हैं। लैक यानी कि सील करने के का एक जो मटेरियल होता है, ठीक है, जहां से लीकेज नहीं हो सकता, बहुत ही प्रॉपर ढंग से सील किया जा सकता है, तो वैसा सीलिंग वैक्स है वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है। रेजिन, गम, रबर, हनी, केन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। आंवला, ओके, बहेड़ा, हरडे, अश्वगंधा, दीज जो लास्ट में मैंने कुछ नाम पढ़े वो सब मेडिसिनल यूटिलिटी है। लाइक उसको कंज्यूम करने से हेल्थ को फायदा होता है, या तो फिर उसमें से दवाइयां भी बनती है। अब दवाइयों का नाम लिया है तो नीचे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल दिया गया है जिसमें लिखा गया है मेडिसिनल यूटिलिटी ऑफ वेजिटेशन। काफी बड़ी मात्रा में ऐसे वेजिटेशन है कुछ जिसका मेडिसिनल यूटिलिटी है, यानी कि वो एज मेडिसिन के तौर पे काम में आ सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं तो इसलिए इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल पूरा टेबल मैं पढ़ लेता हूं ताकि आपको पता चले। वेजिटेशन है सपोज सर्पगंधा, तो उसका मेडिसिनल यूटिलिटी क्या है, यानी कि मेडिकल साइंस में उपयोग क्या है उसका सर्पगंधा का, तो इट इज यूज्ड इन हाई ब्लड प्रेशर। सर्पगंधा हाई ब्लड प्रेशर में काम आता है। रिमेंबर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर मैच मेकिंग क्वेश्चन। जो मैच मेकिंग का क्वेश्चन आता है 2 या 3 मार्क का, उस क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिमड़ो जो है इट्स अ बैक्टीरियल रेजिस्टेंट, बहुत ही कड़वा होता है लिमड़ा, नीम जिसको हम कहते हैं, वो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है। बैक्टीरिया उससे मर जाते हैं ताकि काफी डिसीजेस से हम लड़ सकते हैं। ठीक है, उसका जो रस होता है, उसका पानी जो होता है, उसका लिक्विड होता है, वो भी बहुत कड़वा होता है। तो उसको कंज्यूम करने से अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर के बैक्टीरिया, वो भी मर जाते हैं। तुलसी, कोल्ड, कफ एंड फीवर। ठीक है, सर्दी में, कफ में और फीवर में तुलसी ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि तुलसी का काढ़ा अगर पिलाया जाए पेशेंट को तो सर्दी कफ से राहत उसको मिल सकती है, बुखार में भी फायदा होता है। ओके, देन अर्जुन सदन, नाम शायद आपके लिए नया होगा ये, दैट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट एलिमेंट्स। ठीक है, हार्ट डिसीज में अर्जुन सदन काम में आ सकता है। देन बिली, बिली इज द नेम ऑफ वेजिटेशन विच इज यूज्ड फॉर गैस एंड कफ इम्प्योरिटीज। किसी पेशेंट को अगर गैस ट्रबल है, ठीक है, या तो फिर कफ का प्रॉब्लम है, ठीक है, कफ से जो बॉडी में इम्प्योरिटीज बढ़ गई है, ओके, उसको कम करने के लिए या तो उसका क्योर करने के लिए बिली काम में आता है। एंड देन वी हैव गड़ो, ये गुजराती वर्ड है एक्चुअली, वो वेजिटेशन गुजरात में ज्यादा पाया जाता है, गुजरात के फॉरेस्ट में। तो दैट इज हेल्पफुल इन क्योरिंग डायबिटीज, फीवर एंड जॉइंट पेन। ठीक है, ये सारे नाम आपको कौन सी डिसीज में कौन सा वेजिटेशन काम में आता है वो सारे नाम के साथ आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, हर्डे, सो दैट इज यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन और हेयर डिसीजेस। ओके, हर्डे एक बहुत ही पॉपुलर नाम है और काफी सारे लाइक लोगों के घर में, इवन किचन में ये चीज पाया जाता है। सो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल, स्पेशली डाइजेशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो उसमें काम में आता है। Then amla is used to cure gas acidity and it is a good thing used as a digestive. आंवला की सीजन में काफी लोग आंवला भरपूर खाते हैं, तो इससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम काफी बढ़िया रहती है, इससे विटामिन सी भी मिलता है, काफी फायदे हैं उसके। एंड देन कारंज करके एक वेजिटेशन आता है, इट इज यूज्ड फॉर स्किन एंड डेंटल गम डिसीजेस। ओके, जो चमड़ी से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड जो डिसीजेस होते हैं, या तो दांत से रिलेटेड या गम डिसीज जो होते हैं हमारे मुंह में, ठीक है, उसको क्योर करने के लिए कारंज नाम का वेजिटेशन बहुत ही काम में आता है। उसके अलावा ये टेबल के भी बियॉन्ड एक छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें भी कुछ यूटिलिटीज लिखे हैं वेजिटेशन के,
Besides leaf plants from khakro leaves, catechu from the kher tree, beedi from timru leaves, etc. are also prepared. जंगल में से मिलने वाली काफी सारी चीजें हैं. खाकरो लीव्स है फॉर एग्जांपल. खाकरो ऑब्वियसली एक अगेन वी कैन से दैट इट्स अ गुजराती वर्ड, बट जो खाखरा हम नाश्ते में खाते हैं वो खाखरा नहीं है. यहाँ पे खाखरा का पेड़ होता है, उसकी बात यहाँ पे की गई है. ठीक है. तो जैसे खेर ट्री में से काजू वगैरह हमें मिलते हैं. ओके. फिर देसी बीड़ी जो बनाई जाती है वो टिमरू नाम के पेड़ में के पत्ते से बनाई जाती है. तो ऐसी प्रोडक्ट्स भी हम प्राप्त कर सकते हैं फॉरेस्ट में से. फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइवलीहुड. काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जंगल के आसपास रहने वाले जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लाइक एक्वायर करके उसको कमर्शियली बेच भी सकते हैं. तो इस तरह से उनका लाइफ भी चलता है, उनका लाइवलीहुड भी चलता है, उनका अर्निंग होता है. तो एक अच्छा उनके लिए एक छोटा मोटा प्रोफेशन भी है. ठीक है. So forest provide livelihood and food to forest dwellers. जंगल में रहने वाले लोगों को फूड भी उससे मिल सकता है. This way, forests contribute into social and economic development of mankind. इस तरह से देखा जाए तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए भी फॉरेस्ट काम में आते हैं. और हाँ, उसके साथ उसका जनरल अंडरस्टैंडिंग तो हमें रखना ही है कि एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए भी फॉरेस्ट का होना बहुत जरूरी है. Otherwise, we will have massive problems in the future in terms of air pollution. Okay, as we know it already कि ह्यूमन पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जाती है. ऑलरेडी 750 करोड़ की जनसंख्या है हमारे प्लैनेट के ऊपर, एंड इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 लाख पीपल पर डे. ओके. पूरे विश्व की अगर हम बात किया जाए तो 2 लाख नए लोग हर रोज ऐड होते हैं. सिर्फ इंडिया में ही 80,000 से ज्यादा लोग ऐड होते हैं. तो ये सारी समस्याओं को लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ की मेन समस्या को ध्यान में रखते हुए हमें एक जनरल पॉइंट ये भी याद रखना है कि फॉरेस्ट का एक पर्टिकुलर लेवल होना चाहिए ताकि हमारी जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की ब्रीदिंग करने के लिए वो फुलफिल हो पाए. सो दिस थिंग इज एक्चुअली एट अ प्रायोरिटी बेसिस. ये सारे पॉइंट्स तो उसके बाद में आते हैं कि, और फिर ये सभी पॉइंट्स को अगर हम कंबाइनली समझेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा कि कितना सारा फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. ओके. सो दैट वे फॉरेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो ये इंपॉर्टेंस को समझते हुए कुछ पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं पेज नंबर 134 के ऊपर, जो कि हमारे आज की स्टडीज का दूसरा पॉइंट होगा. एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. पर्यावरण के हिसाब से देखा जाए तो फॉरेस्ट का कितना इंपॉर्टेंस है. ओके. पहला पॉइंट है द एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट इज एज फॉलोज. ओके. जिसमें पहला पॉइंट है फॉरेस्ट आर यूजफुल टू ब्रिंग रेन. इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट कि जंगल जो है वो बारिश लाने में हेल्पफुल है. यानी कि सीधी बात है, जहां पे हरियाली होगी, जहां पे घने जंगल होंगे, जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारा हरियाली होगा, वहां पे बारिश भी ज्यादा होगी. ओके. सो वो बारिश जिससे हमें पानी मिलता है तो ऑब्वियसली वो तो हमें जरूरी है ही. तो हम जहां पे भी रहते हैं वहां पे आसपास के एरिया में जंगल होने चाहिए, पेड़ होने चाहिए. जितना ज्यादा हरियाली होगा उतना ज्यादा हमें बारिश लगातार और रेगुलरली मिलती रहेगी. So forests are useful to bring rain. That is the first point. Second point is they control the atmosphere from becoming adverse. Atmosphere को adverse होने से forest बचाते हैं. Adverse यानी कि मान लीजिए कि अगर जंगल नहीं होंगे, पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो एटमॉस्फेयर एडवर्स हो जाएगा. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, बारिश कम हो जाएगा. एक तो गर्मी ज्यादा और बारिश कम. So obviously the life is very very difficult to sustain in such kind of adverse atmosphere. इसलिए उसको adverse atmosphere, जिसको प्रतिकूल जिसको बोलते हैं, ओके, वैसा एटमॉस्फेयर बन जाता है. So अगर फॉरेस्ट होंगे तो ऐसा नहीं होगा. We will be in a much more comfortable situation. So in a way we can say that second point is they control the atmosphere from becoming adverse.
फॉरेस्ट, राइट। थर्ड पॉइंट है दे प्रोवाइड लाइफ सेविंग ऑक्सीजन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार हमें ऑक्सीजन की भी डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है, और इसलिए एक ही जरिया हमारे पास ऐसा है जहां से ऑक्सीजन हमें मिलता है, दैट इज फॉरेस्ट। प्लांटेशन, पेड़ पौधे, जंगल, वहीं से हमें ऑक्सीजन मिलता है। सो दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अस, देयरफॉर दे आर नीडेड। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट कंट्रोल द फ्लड्स, जो बाढ़ आती है उसको कंट्रोल करने में भी फॉरेस्ट हेल्पफुल रहते हैं। पानी का इंटेंसिटी कम हो जाता है वहां पे, ठीक है, जहां पे पेड़ होते हैं, बहुत घने जंगल होता है, बहुत घने पेड़ होते हैं, वहां पे पानी का इंटेंसिटी कम हो जाता है और हमारा बचाव हो जाता है फॉरेस्ट की वजह से। सो दे कंट्रोल द फ्लड्स। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दे एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो खतरनाक, जिसको हम कह सकते हैं कि लाइक एक हार्मफुल गैस है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम भी फॉरेस्ट करते हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को रोकने का काम भी फॉरेस्ट करता है, यानी कि मिट्टी का जो क्वालिटी है उसको बरकरार रखने का काम भी फॉरेस्ट से हो सकता है। फॉरेस्ट मेंटेन ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का को मेंटेन करने का काम भी फॉरेस्ट से होता है, कि अगर फॉरेस्ट होंगे तो ऑब्वियसली उस एरिया में ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो सही बना रहेगा। अदरवाइज नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जहां पे फॉरेस्ट कम है या तो फॉरेस्ट नहीं है, वहां पे ग्राउंड वाटर का लेवल भी बहुत नीचे गिर चुका है। बट अदरवाइज इफ द फॉरेस्ट्स आर देयर, then we can say that the groundwater level will be maintained in that area. Next point is forest restrict the advancing desert. जिस तरह से फॉरेस्ट फ्लड को रोकता है उसी तरह से फॉरेस्ट डेजर्ट को भी रोकता है, ठीक है। डेजर्ट एक बहुत ही खतरनाक चीज है क्योंकि हमारे वो कोई काम में नहीं आता, वहां पे कोई यूटिलिटी नहीं है, वहां की जमीन का कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होता है, वहां पे पानी अवेलेबल नहीं होता है, एक्सट्रीम लेवल का क्लाइमेट होता है वहां पे, ह्यूमन पॉपुलेशन वहां पे नहीं होता है, तो ऐसे ही बस खाली रहता है वो एरिया और हमारे कोई काम में नहीं आता है। लेकिन ये डेजर्ट जो है वो आगे भी बढ़ सकता है अगर जंगल नहीं होंगे तो, लेकिन हाँ अगर जंगल होंगे तो उसको स्टॉप कर सकता है डेजर्ट को। सो देयरफॉर दिस पॉइंट इज रिटन फॉरेस्ट रेस्ट्रिक्ट दी एडवांसिंग डेजर्ट, आगे बढ़ता हुआ जो रण होता है उसको भी स्टॉप करता है फॉरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट आर यूजफुल इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। ओके, हवा को बिगड़ने से फॉरेस्ट बचाता है क्योंकि ऑक्सीजन उससे हमें मिलता है, तो ऑब्वियसली जो एयर है वो हमें प्योर एयर मिलती है। देन फॉरेस्ट एनहेंस द नेचुरल ब्यूटी, फॉरेस्ट जो है उसकी वजह से नेचुरल ब्यूटी भी बढ़ती है, हमें हमारी आंखों को ठंडक मिलती है, वो घने पेड़ या एकदम ग्रीनरी वगैरह देख के बहुत ही बढ़िया एक नजारा होता है, दिल से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो इससे नेचुरल ब्यूटी भी बढ़ती है, ठीक है। फॉरेस्ट प्योरीफाई दी है, हवा को शुद्ध करता है, ये पॉइंट ऑब्वियसली आगे आ चुका है। फॉरेस्ट प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ, जंगल में रहने वाले जो प्राणी पक्षी हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है, छोटे मोटे काफी हजारों टाइप के प्राणी पक्षी जो रहते हैं, तो उनका घर जो है वो जंगल ही है। तो एथिकल ग्राउंड्स में हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम हमारे घरों में रहते हैं, हमारा फ्लैट या हमारा बंगलो या तो हमारा डुप्लेक्स जो भी है, ठीक है, उसको देखभाल करने के लिए हम बहुत एफर्ट्स करते हैं क्योंकि वो हमें उसमें रहना है, तो ऑब्वियसली वही ड्यूटी हमारी है जंगल को बचाने की, क्योंकि वो किसी और का भी घर है, एनिमल्स का खास करके। तो वाइल्ड लाइफ का रहने का ठिकाना जो है, ठीक है, दैट इज ऑब्वियसली फॉरेस्ट। तो उस बात को समझते हुए भी हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। सो दैट वे इज ऑल्सो वी नीड टू, इन केस इफ वी वांट टू मेंटेन द लाइफ साइकिल, ओके, तो उस चीज को समझते हुए भी हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट है।
फॉरेस्ट आर आइडियल प्लेसेस फॉर एडवेंचर्स टूरिज्म एक्टिविटीज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इवन हमारे लिए कि टूरिज्म एक्टिविटी, कई बार लोग ऐसे ट्रैकिंग, कैंपिंग वगैरह उसके लिए जाते हैं, ऐसा छोटा मोटा पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि जंगल के आसपास के एरिया में होता है। सो इट्स वेरी गुड एक्टिविटी एक्चुअली। तो वो जंगल होंगे तो ये सब पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो भी नहीं होगा। As a tourist spot, you can develop that spot in case if the forests are there. In case if the forests are not there, then we do not have any possibility of doing camping or trekking or picnics, okay? Or we cannot have that tourism activity also. The last point is, some forests are reserved with reference to national parks and sanctuaries and biodiversity. कुछ फॉरेस्ट ऐसे भी हैं जिसको नेशनल पार्क के तौर पे उसको डेवलप किया गया है, या तो सेंचुरी उसको बना दिया गया है, या तो उसको बायो रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन सा, यानी नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायो रिजर्व क्या होता है। एग्जाम्पल के साथ हम प्रीवियस लेसन में ये चीज पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो इतना समझने के बाद हमें इतना तो पता चल ही गया कि कितना एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में फॉरेस्ट का। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जंगल को बचाना, ये उसका मीनिंग होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन। कन्वर्जेशन मत समझना, ये कंजर्वेशन है, तो जंगलों को बचाना ये उसका मीनिंग होता है। तो किस तरह से जंगलों को बचाया जा सकता है वो भी आएगा इस पॉइंट में। सो लेट अस सी व्हाट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन। Ecosystem is formed due to the interrelation of biosphere and mankind, but due to the anti-environmental activities and selfishness of man, the ecosystem is disturbed. ठीक है, अब इकोसिस्टम जो है वो एक नेचुरली बनने वाली चीज है। बायोस्फीयर और मैन जो ह्यूमंस होते हैं यानी कि हम लोग, वो दोनों चीजों को मिलकर एक इकोसिस्टम बनता है। लेकिन अगर इसमें कोई एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटी की जाए, यानी कि पोल्यूशन स्प्रेड करने का एक्टिविटी है फॉर एग्जांपल, तो उससे ये इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, और अगर एक बार इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गई तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ही खतरा है वो। सो एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज हम लोग जो करते हैं, ओके, वो क्या है कि लाइक हम ही लोग करते हैं। सबसे पहली बात, ड्यू टू द एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एंड सेल्फिशनेस ऑफ मैन, द इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब्ड। मैन इज रिस्पॉन्सिबल, मैन्स इनसैटिएबल डिजायर टू प्रोक्योर लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट जो है वो आज की हालात में बहुत ही कम हो गए हैं। उसका सबसे पहला रीजन ये है कि हम जगह जगह पे जमीन प्राप्त करना चाहते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। कोई फार्मर जिसके पास जमीन नहीं है वो वहां पे फार्मिंग करना चाहता है। ठीक है, या तो फिर हम लोग पेड़ में से कोई ना कोई चीज चाहते हैं तो पेड़ों को काट देते हैं, या तो फिर कोई बिल्डर वहां पे रेसिडेंशियल प्लॉट बनाना चाहते हैं, या तो इवन गवर्नमेंट भी कुछ अपना डेवलपमेंट वर्क करना चाहती है वहां पे, रेलवे ट्रैक्स या तो फिर रोड वगैरह, या तो रेसिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, वहां पे डेवलप करना चाहती है तो जंगल साफ कर दिए जाते हैं। सो लाइक हमारी जो डिजायर, हमारी लालच है जमीन को प्राप्त करने की, इसकी वजह से जंगल कम हो गए हैं। फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड ऑल्सो ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब हमारी मजबूरी ये है, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसके सामने जमीन का अवेलेबिलिटी हमारे पास है जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि वो कोई बढ़ने वाला नहीं है। हमारे पास जमीन बढ़ने वाली नहीं है, जितनी है पहले से उतनी ही है, बहुत लिमिटेड है कहने का मतलब। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को कहाँ पे बसाया जाए, दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। और इसलिए रेसिडेंशियल एरियाज नई जगह पे बनते रहते हैं, और कई बार इसमें ऐसा होता है जहाँ पे जंगल है, ठीक है, और वहां पे अब जंगल नहीं है, वहां पे पेड़ों को काट दिया गया है लाखों की संख्या में, और वहां पे अब रेसिडेंशियल एरियाज अनफॉर्चुनेटली। ओके, सो forests are destroyed also due to increasing population.
policy of establishing industrial units away from the residential areas. रेसिडेंशियल एरिया से दूर इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाने का पॉलिसी होता है। गवर्नमेंट का हर एक कंट्री में एक पॉलिसी होता है कि इंडस्ट्रियल एरियाज, फैक्ट्रीज वगैरह वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी है, ताकि पोल्यूशन जो है उसका असर लोगों को ना हो। तो इस चीज को ध्यान में रखने के चक्कर में वो एरियाज यानी इंडस्ट्रियल एरियाज जंगलों को काट के बनाए जाते हैं। तो ये उसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। अर्बनाइजेशन, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, झूम कल्टीवेशन जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि किसी फार्मर के पास जमीन नहीं है या तो फिर उसकी जमीन बंजर हो गई है, कोई काम की नहीं रही है, ठीक है, तो वो फार्मर कहीं पे भी जंगल में अपनी जगह एक बना लेता है पेड़ों को साफ करके, ठीक है, और वो जमीन के ऊपर फार्मिंग करता है जब तक वो जमीन उसको फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है तब तक। फिर वापस जब वो जमीन बंजर हो जाती है तो वापस वो अपनी जगह बदल लेता है, कहीं और पे वही चीज रिपीट करता है। सो दैट एक्टिविटी इज नोन एज ज़ूम कल्टीवेशन। उसके अलावा अर्बनाइजेशन जो मैंने बताया कि नए नए रेसिडेंशियल एरियाज बन रहे हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कई बार गवर्नमेंट बना रही है, रोड्स वगैरह बनाए जाते हैं, फिर फ्यूल के लिए जो लकड़ी काटा जाता है पेड़ों में से, ओके, फॉरेस्ट फायर कई बार लग जाती है। एक नेचुरल इंसिडेंट है एक्चुअली, जिसमें एक्चुअली हम लोग जिम्मेदार नहीं, लेकिन फॉरेस्ट फायर एक ऐसी खतरनाक चीज है कि एक बार जो शुरू हो जाती है तो काफी सारे पेड़ उसमें जल के खलास हो जाते हैं। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं और कुछ इंसिडेंट तो ऐसे रिसेंटली बने हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बार बार ऐसे इंसिडेंट बनते हैं। एंड देन वी हैड रिसेंट इंसिडेंट इन द फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न का जो जंगल है साउथ अमेरिका में, तो वहां पे ऐसा कहा गया कि इतनी खतरनाक फॉरेस्ट फायर फैली थी लास्ट ईयर, तो 8000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के जितने भी पेड़ थे वो जल के खत्म हो गए थे। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग कि इतने पेड़ एक साथ खत्म हो जाते हैं कुछ ही समय में। हम जानते हैं कि एक पेड़ को उगाने में कितना ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब उसको जलाया जाता है तो विद इन फ्यू मिनट्स ओनली इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ऐसा बहुत ही कम समय में हजारों की मात्रा में पेड़ जल के खाक हो गए। तो ये फॉरेस्ट फायर भी बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जंगल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स आर नोटिस ड्यू टू फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। जो भी हो, बहुत सारे रीजन है फॉरेस्ट को खत्म होने के, लेकिन उससे बहुत नुकसान होता है हमें, वो बात जाहिर सी है। दिस इंक्लूडिंग डिक्रीज इन रेनफॉल। इससे क्या क्या नुकसान है? तो सबसे पहला नुकसान बारिश में गिरावट आती है, ठीक है, यानी कि बारिश की मात्रा कम हो जाती है, ड्रॉट पानी का कमी हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ओके, यानी कि जो जहरीले गैस हैं उसका एडिशन होता है वातावरण में। एडवांसिंग डेजर्ट जो है वो उसका एरिया फैलता है जो कि हमारा कोई काम का नहीं है। शेल्टरलेसनेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। शेल्टरलेसनेस यानी कि वाइल्ड एनिमल्स के घर जो है वो छीन जाते हैं, ठीक है, वो वहां पे रहते थे, अब उनका कोई फॉरेस्ट रहने की कोई जगह नहीं रही, इसलिए वो भी साथ में मर जाते हैं। और अगर वो नहीं मर जाते हैं, बच जाते हैं, तो भी थोड़े समय के बाद वो मर जाते हैं या तो फिर वो ह्यूमन हैबिटेशन में घूमने लगते हैं। कई बार आपने ऐसे इंसिडेंट पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में या तो टीवी न्यूज़ चैनल में भी देखे होंगे कि अचानक शहर में कोई लेपर्ड दिखाई देता है, शहर में या गांव में घुस जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ही लेपर्ड कुछ टाइम के पहले जंगल में रहता था, अब वो जंगल नहीं रहा है, ठीक है। तो somehow that leopard is survived, वो बच गया है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से बचा है, और क्योंकि उसके रहने की अब कोई जगह नहीं है, इसलिए वो ह्यूमन हैबिटेशन वाले एरिया में, हमारे रेसिडेंशियल एरिया में घूमता हुआ नजर आता है। इसको बहुत मुश्किल से पकड़ना पड़ता है पिंजरे में डाल के और उसको जू में भेजा जाता है, बस दिक्कतें होती है बाद में, ओके।
According to national policy of 1952, there must be forest over 33% of the total geographical area of nation. हमारे जो एक फॉरेस्ट पॉलिसी जो बनाई गई है 1952 में बनाई गई थी, ये स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। फॉरेस्ट पॉलिसी जो सबसे पहली दफा बनी थी वो 1952 में बनी थी। उसके मुताबिक ऐसा तय किया गया था कि जितना भी जमीन है हमारे देश में उसके 33% एरिया में सिर्फ फॉरेस्ट ही होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पॉलिसी को हम मेंटेन नहीं कर पाए। In India, forests are spread over 23% area, while forests occupy only about 10% of the land in Gujarat. ठीक है, 33% का तो पॉलिसी है, लेकिन ओवरऑल अगर सर्वे किया जाए पूरे देश में तो सिर्फ 23% लैंड एरिया में फॉरेस्ट है। और अगर गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात में तो बहुत ही कम है। ये तो मैंने पूरा देश का बताया, लेकिन गुजरात में सिर्फ जितना जमीन है उसका सिर्फ 10% एरिया में जंगल है। तो पूरे देश में हम 10% पीछे हैं, और पूरे गुजरात की अगर हम बात किए जाए तो 33 में से अगर 10 माइनस किए जाए तो 23% का डेफिसिट है गुजरात में। ओके, तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट पॉलिसी को हम मेंटेन नहीं कर पाए, जो कि बहुत ही दुख की बात है। ओके, सो इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड टू प्रोटेक्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसरी। ठीक है, इसलिए जंगलों को खत्म होने से बचाना ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। ओके, इतना समझने के बाद यहाँ पे एक लाइक टू नो, एक जनरल इंफॉर्मेशन गुजरात के लिए दी गई है, उसको मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ। In Gujarat, white khakro, Google, Nilsoti, Sisam, Amli, Attak, Herde, etc. are placed in red data book of IUCN, International Union of Conservation of Nature, is on verge of extinction category. यानी कि जितने भी वेजिटेशन के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, ठीक है, वो एक बुक में, ठीक है, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उस बुक में ऐसा लिखा गया है वेजिटेशन के बारे में कि अब ये वेजिटेशन खत्म होने की तैयारी में है। बहुत ही दुख की बात है, जाहिर सी बात है कि फॉरेस्ट कम हो रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहले ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिल रही थी हमें, अब नहीं मिल रही है। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। So that's why we need to save forest. और फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, बचाने के लिए कौन कौन से रेमेडीज हो सकते हैं? Those remedies we are going to discuss now towards the end of this. So remedies to conserve forest. ये हमारा अंतिम लास्ट पॉइंट है इस लेसन में कि जंगल को बचाने के लिए कौन से उपाय हम कर सकते हैं। ठीक है, In order to protect and conserve forest, the government of India implemented a national forest policy in 1952. ठीक है, ये तो ऑलरेडी आ चुका है कि 1952 में हमने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट किया था जंगल को बचाने के लिए। फिर बाद में एक और चीज भी हुआ। In 1980, the Parliament passed legislative act, and in 1988, a new national policy was announced. Okay, 1980 में लेजिस्लेटिव एक्ट बना था, यानी कि हर राज्यों को ये सूचना दी गई थी कि हमारा 33% का लेवल है फॉरेस्ट को रखने का हर एक राज्य में, तो उसको हर एक राज्य को फॉलो करना है। उस पॉलिसी को कहा जाता है लेजिस्लेटिव एक्ट, तो वो भी अंडरलाइन करना है आपको। और 1988 में जो पुरानी हमारी नेशनल पॉलिसी था फॉरेस्ट का, उसको रिवाइज किया गया। So that policy was new policy was announced in 1988. ठीक है, उसके मुताबिक कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिजर्व फॉरेस्ट। जंगल को संभाल के रखने के लिए, बचा कर रखने के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, तो उसका लिस्ट हमें यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला है, फॉरेस्ट आर अवर नेशंस रिसोर्स, टेक इट एज अवर मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। ओके,
जंगल जो है वो हमारे देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। हमें हमारा धर्म, हमारा फर्ज समझ के उसको बचाना चाहिए, क्योंकि वो चीज हम हमारे देश के लिए और खुद हमारे लिए कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन के लिए भी हम कर रहे हैं। सेकेंड, ट्री फेलिंग शुड बी स्टॉप्ड। हैवी पनिशमेंट शुड बी इंफ्लिक्टेड ऑन दोज हु कट ट्रीज इलीगली। ट्री फेलिंग यानी कि पेड़ों को काटना, उसको रोकना चाहिए, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो कायदे से उसको भारी पनिशमेंट यानी कि भारी कोई फाइन उसके ऊपर लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, टू इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन वन महोत्सव एंड सोशल फॉरेस्ट्री, trees must be planted on either sides of wasteland, river, railway tracks and roads and raise them. ओके, ये गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है कि लाइक वन महोत्सव जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है अलग अलग एरियाज में, उसमें पब्लिक को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। और उसके मुताबिक सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव की पॉलिसी के मुताबिक जहां पे खाली जमीन मिल रही है हमें, जिसका कोई उपयोग हम नहीं करते हैं, वहां पे पेड़ उगाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रोड की दोनों साइड पे, या तो रोड के बीच में जो डिवाइडर बनता है वहां पे भी छोटे मोटे प्लांट्स तो हम उगा ही सकते हैं, ठीक है। और बहुत बड़ी संख्या में अगर छोटे प्लांट्स अगर इस तरह से हम उगाएंगे तो दैट इज हाईली बेनिफिशियल। खास करके गांधीनगर जैसे शहरों में आपने देखा ही होगा कि लाइक वी हैव सो मेनी प्लांट्स ग्रो इन बिटवीन द रोड्स, ओके, बिटवीन द डिवाइडर्स आल्सो, एंड इन मैनी प्लेसेस देयर आर ट्रीज फाउंड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रोड। दोनों रोड की दोनों साइड पे पेड़ होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सभी जगह पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है, तो वो होना चाहिए। और जहाँ पे वेस्ट लैंड, जहाँ पे रिवर, जहाँ रेलवे ट्रैक्स है, ठीक है, वहाँ पे सभी जगह पे, क्योंकि वो आसपास की जगह जो खाली होती है वो खाली ही होती है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि रेलवे ट्रैक के बराबर बाजू में कोई रह रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ जगह खाली छोड़ी जाती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पेड़ उगाने चाहिए, तो इस तरह से वो जमीन हमें काम में आ सकती है, ठीक है। Then create awareness about environment through environmental education and school syllabus and celebrate environment related days. Okay, ये लेसन हम जो पढ़ रहे हैं हमारी टेक्स्ट बुक में, तो ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा मॉरल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे रेकमेंड ऐसा किया गया है सभी, लाइक जो नया पॉलिसी हमारा बना था लेजिस्लेटिव एक्ट, उसमें राज्यों को यह सूचना दी गई थी कि आपके स्टेट बोर्ड की पढ़ाई में एसएस का जो सब्जेक्ट या तो फिर प्राइमरी लेवल में ईवीएस का सब्जेक्ट आता है, वहां पे इसके बारे में पढ़ाई करवाई जाए, ताकि स्टूडेंट्स में पहले से अवेयरनेस बढ़े कि फॉरेस्ट हमारे कितने उपयोगी हैं। तो एजुकेशन स्कूल कॉलेज के सिलेबस में वो सब होने चाहिए, और कुछ डेज ऐसे सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है, जिससे भी हमें फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस पता चलता है, तो उन डेज को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। अब ये चीज एक्चुअली आपके एमसीक्यू या तो मैच मेकिंग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, जो यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है वो आपको याद रखना है, लाइक टू नो, ठीक है। जो एनवायरमेंट रिलेटेड डेज हैं उसका लिस्ट है यहाँ पे। सबसे पहला है 21 ऑफ मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कहा जाता है। 21st March is celebrated as World Forest Day. Then 22nd April World Earth Day. Okay, and then 5th of June is celebrated as World Environmental Day. ये तो खैर आपको मालूम ही होगा। And then जुलाई मंथ जो है पूरा का पूरा जुलाई महीना, that is celebrated as वन महोत्सव in India. यहाँ पे इंडिया की बात है। ओके, हर साल जुलाई का महीना वन महोत्सव के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, और जुलाई इसलिए रखा गया है क्योंकि ज्यादातर देश के सभी भागों में मानसून सीजन चल रहा होगा, तो कोई भी पेड़ अगर हम उगाते हैं तो वो नेचुरली ग्रो हो सकता है, वहां पे बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हर साल जुलाई के महीने में वन महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन वी हैव 16th of September as वर्ल्ड ओजोन डे,
ठीक है, ओजोन गैस हमारे लिए कितनी फायदेमंद है, वो एक एनर्जाइजर है, प्लस वो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है, ओके, और हमें सूर्य की जो एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है उससे बचाता है। इसलिए वर्ल्ड ओजोन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और वो आता है 16 सितंबर को, ठीक है। फिफ्थ वाला स्टेप है टेक प्रिकॉशन टू अवॉइड फॉरेस्ट फायर, इन केस ऑफ फायर इट मस्ट बी डाउस्ड इमीडिएटली। जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी फॉरेस्ट फायर की, उसके लिए प्रिकॉशंस ऐसे लेने चाहिए, ओके, कि जहां तक हो सके फॉरेस्ट फायर ना, और अगर हो तो उसको तुरंत बुझाने के उपाय करने चाहिए, क्योंकि अगर वो तुरंत कंट्रोल में नहीं आती है तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट देन आफ्टर। एक बार वो फॉरेस्ट फायर स्प्रेड हो गई उसके बाद उसको कंट्रोल में लेना बहुत मुश्किल, बहुत ही टफ टास्क होता है। सिक्स्थ स्टेप इज use renewable energy resources such as solar energy, bioenergy, wind energy, etc. in place of traditional resources like wood, which is used to get energy. Renewable energy हमें यूज करना चाहिए ताकि वातावरण में पोल्यूशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी जो कि नॉन पोल्यूटेंट है, बायो एनर्जी भी हम यूज कर सकते हैं, विंड एनर्जी भी यूज कर सकते हैं ताकि एटमॉस्फेयर में हम पोल्यूशन रोक सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ट्रेडिशनल यूजेस भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे एटलीस्ट हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं पोल्यूशन से, और इवेंचुअली वी कैन सेव फॉरेस्ट आल्सो। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू पीपल थ्रू ब्रॉडकास्टिंग मीडिया एंड ब्रिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इट। ओके, लोगों को समझाना चाहिए, जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनको फॉरेस्ट की अहमियत बतानी चाहिए, इंपॉर्टेंस उनको समझाना चाहिए। कोई इलीगली अगर पेड़ वगैरह काट रहा है तो उसको रोकना भी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग एजुकेटेड है तो ये हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी है। लाइक टू नो में वापस लिखा गया नीचे, द ईयर 2011 वाज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फॉरेस्ट ईयर इन ऑर्डर टू ब्रिंग ग्लोबल अवेयरनेस। आज से 9 साल पहले 2011 का जो साल था वो वर्ल्ड फॉरेस्ट ईयर के तौर पे सेलिब्रेट किया गया था ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो दैट हैपेंड अबाउट 9 years back. Next point is social forestry means to manage forest, to conserve forest and plant trees to help environment, society and rural development. Social forestry का मतलब ऐसा होता है कि लाइक फॉरेस्ट को यानी कि पेड़ों को उगाना, लेकिन साथ में हमारी जिम्मेदारी है ऐसा समझ के उसका ग्रोथ को भी चेक करना, ओके, और उन पेड़ों की देखभाल करना। ये जो तीनों चीजें हैं वो सोशल फॉरेस्ट्री में आती है। उस तरह से ही हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। सिर्फ पेड़ को उगाने से बात खत्म नहीं हो जाती है, उसके बाद उसका ग्रोथ होता है कि नहीं वो देखना भी हमारी जिम्मेदारी है। FRI, that is Forest Research Institute located Dehradun, undertakes forest related research. ये लास्ट स्टेटमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो FRI है उसका फुल फॉर्म है, सबसे पहली बात तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया का, वो देहरादून में है, वो याद रखना है आपको। उसका काम क्या है, वो फॉरेस्ट रिलेटेड रिसर्च करता है। देहरादून जो है वो फॉरेस्ट रिसर्च, फॉरेस्ट के बारे में रिसर्च करता है, ओके। सो इसी नोट के साथ यहाँ पे लेसन हमारा खत्म हो जाता है, ओके। इसको अच्छे से समझने के लिए 2-3 बार पढ़ना जरूरी है, और वो पढ़ने के बाद ही आपको एक्सरसाइज करना है। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, whose answers you can straight away find from the textbook only. In case if you have the reference book or CAM publication, Ocean publication or Navnet, you can make use of it. लेकिन अगर वो बुक्स नहीं है तो इसके सीधे आंसर आपको टेक्स्ट बुक में से मिल सकते हैं। If you still have any trouble in finding the answer, you can directly approach me. Okay? और हाँ, पढ़ना जरूर आप 2-3 बार, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन। So that's it, लेसन खत्म हो गया हमारा। Thank you very much for your time and bye for now.